हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में बात करेंगे डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के बारे में। ये जो एक्ट है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये एक्ट नंबर 28 है 1961 का। अब हम बात करते हैं इसके इनेक्टमेंट डेट के बारे में। तो 20 मई 1961 इसकी इनेक्टमेंट डेट है और इन्फोर्स कब हुआ था, ये बनकर तैयार हो गया था 20 मई को और इन्फोर्स में आया था 1 जुलाई 1961 को। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोरी प्रोहिबिशन एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है टू प्रोहिबिट गिविंग एंड टेकिंग ऑफ अ डॉरी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेक्शनल प्रोविजन के बारे में। तो पहला जो सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन है, वो बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट के बारे में। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज अ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ओके, और एक्सटेंड करता है ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जब से हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है उसके बाद जितने भी सेंट्रल लॉ है वो ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल है। ठीक है, और बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन ऑफ डॉरी क्या दी है इस एक्ट में। तो इसमें बोला है, इन दिस एक्ट डॉरी मीन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मीन कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि दी जाती है और एग्री होती हैं पार्टीज देने के लिए, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। ठीक है, सब क्लॉज 1 बोलता है, बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज। एक पार्टी के द्वारा, जैसे ब्राइड ग्रूम और ब्राइड की दो फैमिलीज होगी जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या करती है, कुछ डॉरी देती है, कुछ प्रॉपर्टी देती है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी देती है और या तो एग्री होती है उस प्रॉपर्टी को देने के लिए। ओके, तो होता है बोले बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज। ठीक है, दूसरा सब क्लॉज बोलता है बी, बाय द पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी। बोला है जैसे ब्राइड के पेरेंट्स और ब्राइडग्रूम के पेरेंट्स जिनमें से कोई भी पार्टी टू अ मैरिज बाय द अदर पर्सन to either party to a marriage or to any other person, और उनके कुछ रिलेटिव भी हो सकते हैं, और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज इन कनेक्शन विद द मैरिज इज सेट द पार्टी बट डज नॉट इंक्लूड डॉर। बोला है कि कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी जैसे कि ब्राइड ग्रूम या ब्राइड के पेरेंट्स के द्वारा दी जा रही है, या किसी अन्य जो लोग होंगे, जो रिलेटिव्स होंगे, उनके द्वारा कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जैसे अर्नी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी दी जा रही है बट इंक्लूड नहीं करती है डॉर और महर को। मीन जैसे कि हमारे इस्लाम धर्म में जो डॉर और महर जो है वो देना कंपल्सरी होते हैं एज जब मैरिज होती है। ठीक है, बोला ये एक्ट जो है वो इंक्लूड नहीं करता है डॉर और महर इन केस ऑफ अ पर्सन टू हुम द मुस्लिम पर्सनल लॉ। ठीक है, ये मुस्लिम का पर्सनल लॉ पर अप्लाई नहीं होते। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, द एक्सप्रेशन वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैज द सेम मीनिंग ऑफ सेक्शन 30 ऑफ, जो बोला है कि जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी का सेम मीनिंग हम समझेंगे जो सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पेनल कोड जो 1860 का है, उसमें डेफिनेशन जो दी है सेक्शन 30 में, उसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी को देखना होगा। यदि हमें डेफिनेशन देखनी होगी इसकी तो हम सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पेनल कोड में जाएंगे। ठीक है, अब सेक्शन 3 की बात करते हैं। तो पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डॉरी। सेक्शन थर्ड बोलता है कि पेनल्टी देना, गिविंग जो लेते हैं और देते हैं डॉरी को। ठीक है, सब क्लॉज 1 बोलता है, इफ एनी पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यदि कोई भी पर्सन इस एक्ट के इनेक्ट होने के बाद, मीन्स 1960 के बाद जितने भी जो पर्सन होंगे, बोले गिव करते हैं, गिफ्ट्स करते हैं और टेक्स करते हैं और अबेट करते हैं गिविंग और टेकिंग ऑफ अ डॉरी। मीन या तो वो डॉरी लेते हैं या देते हैं और किसी को उकसाते हैं डॉरी लेने और देने के लिए, तो he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years। तो उनको कम से कम, बोले 5 सालों से कम जो है सजा नहीं मिलेगी, एंड विद द फाइन नॉट लेस देन 15,000, और 15,000 तक का फाइन जो है उनको देना पड़ेगा, उनसे कम नहीं होगा। ठीक है, और अमाउंट टू द वैल्यू ऑफ सच डॉरी विच इज एवर मोर, या तो बोले या जो भी डॉरी है उसका अमाउंट ज्यादा है तो
या किसी भी प्रोविजन के कोड में जो इसकी जो पनिशमेंट है वो ज्यादा दी गई हो, तो उस जितना भी ज्यादा पनिशमेंट दी गई होगी उसको उतनी पनिशमेंट जो है वो मिलेगी। ठीक है, इसमें प्रोविजो में क्या दिया है, कोर्ट में for adequate or a special reason to be recorded in the judgment impose a sentence of imprisonment for term less than 5 year। बोला कोर्ट के पास पावर है जिसमें कोर्ट क्या कर सकता है, एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन को रिकॉर्ड कर सकता है अपनी जजमेंट में, यदि उस पर्सन को इम्प्रिजनमेंट कम देनी होगी 5 साल से। ठीक है, यहाँ सेक्शन 3 में बात की रही है ना कि जो पनिशमेंट है वो मतलब नॉट लेस देन 5 ईयर होनी चाहिए। यदि कोर्ट के पास बोले पावर है कि वो अपना स्पेशल रीजन को एडिक्वेट और स्पेशल रीजन को रिकॉर्ड कर सकता है अपनी जजमेंट में, और किस लिए, यदि उस पर्सन को कम सजा देनी होगी 5 साल से तो। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन सब क्लॉज 1 में क्या दिया, 2 में क्या दिया है, नथिंग इन द सेक्शन सब क्लॉज 1 shall apply to be relation to parents which are given at the time of a marriage to the bride without may demand having been made or in their behalf। ठीक है, जिसमें बोला है सब क्लॉज 2 में बोला ये इस सब सेक्शन 1 में जो दिया गया है वो इसमें अप्लाई नहीं होगा इन रिलेशन ऑफ पेरेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज, जो कि क्या करते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज जो है वो ब्राइड को क्या करते हैं, कुछ देते हैं विदाउट एनी डिमांड, या बिना डिमांड के उसको कुछ देते हैं तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड अदर है प्रोवाइजो में क्या दिया है, दैट सच पेरेंट्स आर एंटर्ड इन द लिस्ट मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस टू द रूल मेड अंडर दिस एक्ट। बोला है उसके पेरेंट्स को या ब्राइड को, ब्राइड ग्रूम के पेरेंट्स को ये लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी, जो हम आगे जो है लास्ट में इसको पढ़ेंगे क्या क्या लिस्ट होगी, इन दोनों को क्या करेगी, लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी अपने रिलेटिव्स के द्वारा दी हुई कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जैसे गिफ्ट दिए हो या कुछ भी ऐसा दिया है, जैसे देते हैं ना हमारे मैरिज के टाइम कुछ शगुन के रूप में देते हैं या कुछ भी जैसे गिफ्ट दे देते हैं। ठीक है, और कोई भी वैल्यूएबल चीज़ दे दी, ठीक है, जैसे कि हमारे गोल्ड वगैरह की ज्वेलरी दे देते हैं रिश्तेदार, तो उसकी बोले लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट दिया है प्रेजेंट विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज या ब्राइड ग्रूम, ये मैंने ये बता दिया आपको कि यहाँ क्या करना पड़ेगा, बोले लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी ब्राइड को भी और ब्राइड ग्रूम को भी, जो भी उनके रिलेटिव या फैमिली के द्वारा कुछ दिया जा रहा है उनके बिहाफ पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सेक्शन 4 में क्या दिया है, पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डॉरी। बोला पेनल्टी तब मिलेगा, बोला यदि कोई पर्सन या कोई पार्टी क्या करती है, डिमांड करती है डॉरी की, तब उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। बोला इफ एनी पर्सन डिमांड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यदि कोई पर्सन डिमांड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ अदर रिलेटिव और गार्डियन ऑफ अ ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, यदि कोई भी बोला पर्सन डिमांड करता है चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो फ्रॉम, यदि उनके पेरेंट्स के द्वारा या उनके रिलेटिव्स और गार्डियन के द्वारा क्या किया जाए, कोई पर्सन जो है डिमांड करे ऑफ अ ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम की फैमिलीज और रिलेटिव के द्वारा, ही शैल बी पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ, तो उसको 6 मंथ की सजा 6 मंथ से कम जो है वो पनिशमेंट नहीं दी जाएगी और एक्सटेंड कर सकती है 2 ईयर तक, और फाइन जो है वो 10,000 तक उसको देना पड़ेगा। ठीक है, यदि वो डिमांड करे तो। ठीक है, इसमें सिंपल बात बोली गई है कि कोई भी पर्सन क्या करता है, डिमांड करता है चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यदि उसके पेरेंट्स से, ब्राइड ग्रूम के पेरेंट्स से या उनके रिलेटिव से या गार्डियन से, ठीक है, तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, उसको 6 महीने से सजा कम जो है वो सजा नहीं दी जाएगी और एक्सटेंड कर सकती है, मतलब कम से कम 6 मंथ और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ईयर्स तक। ठीक है, और एक्सटेंड कर सकता है 10,000 तक फाइन। ठीक है, अब प्रोवाइजो में क्या दिया है, द कोर्ट में एडिक्वेट और स्पेशल रीजन फॉर मेंशन इन द जजमेंट इम्पोज इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 6 मंथ, यदि कोर्ट ने क्या करना हो उसको पनिशमेंट जो है ऐसे केसेस में कम देनी होगी तो उनको अपनी जजमेंट में एडिक्वेट और स्पेशल रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, यही बात की है उसके प्रोवाइजो में। और
जो सेक्शन 4 सब क्लॉज 4A है उसमें बात की है बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट की। कुछ लोग जैसे कि जो बहुत रिच फैमिलीज से बिलोंग करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हैं कि आप यदि मेरे बेटे से या बेटी से शादी करेंगे तो हम आपको इतने लाख रुपए जो है नकद देंगे और साथ ही साथ आपको प्रॉपर्टी दी जाएगी, ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट देते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में ये प्रोविजन दिया गया, बोला है ऑफर थ्रू एनी एडवर्टाइजमेंट इन एनी न्यूज़पेपर। यदि ऑफर दिया जाए किसी पार्टी को के द्वारा किसी दूसरी पार्टी को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, पीरियोडिकल जर्नल या थ्रू एनी अदर मीडिया, एनी शेयर इन दिस प्रॉपर्टी, कि ऐसा कुछ भी एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है चाहे न्यूज़पेपर में चाहे जर्नल में या अदर सोशल मीडिया के द्वारा उसकी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ शेयर किया जा रहा है, मनी की दी जा रही है, बोथ एज अ शेयर इन अ बिजनेस, और अपनी बिजनेस के बारे में बताया जा रहा है, या किस पर्पज से, उसके सन या डॉटर के साथ मैरिज करने के लिए, और प्रिंट किया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है, एनी एडवर्टाइजमेंट रेफर टू एंड ही शैल बी देन इन ऐसे ऐसे केसेस में क्या होगा, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ। बोले उसको कम से कम जो है वो 6 मंथ की सजा जो है वो मिलनी चाहिए, मिलनी होगी, मतलब इससे कम जो है वो सजा नहीं मिलेगी, कम से कम 6 मंथ और एक्सटेंड कर सकती है 5 ईयर तक, मतलब उसको 6 महीने से कम तो सजा मिलेगी ही नहीं और एक्सटेंड कर सकती है वो 5 ईयर्स तक। ठीक है, और फाइन कितना देना पड़ेगा, 15,000 रुपीज। ठीक है, 15,000 रुपये तक बोला फाइन एक्सटेंड कर सकता है। अब प्रोवाइजो में क्या दिया है, वही दिया है कि यदि इस जैसे हमारे कोर्ट ने यदि 6 मंथ से प्रिजनमेंट उसको कम देनी होगी तो उनको एक जजमेंट में एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन जो है वो देना पड़ेगा कि ये प्रोविजन है, उनके द्वारा क्या डिफेंस लिया गया है, उस पर्पज से उनको 6 मंथ से कम जो है वो सजा दी है। ठीक है, कम से कम उसको 6 मंथ की सजा तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब सेक्शन 5 है वो बात करता है एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डॉरी टू बी अवॉइड। यदि ऐसा कोई एग्रीमेंट हो जाए दोनों पार्टीज के बीच में तो वो वॉइड होगा। ठीक है, वो वैलिड कभी नहीं होगा। यदि ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रही है पार्टीज जो गिविंग और टेकिंग डॉरी की बात कर रहा है तो ही दैट एग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है, एंड द सेक्शन 6 बात करता है डॉरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ अ वाइफ और हायर्स। ये सेक्शन थोड़ा सा लंबा है, बाकी सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको इसको ब्रीफ में अच्छे से समझना है। सेक्शन 6 में बात की गई है यदि डॉरी टू विद द बेनिफिट, डॉरी जो है वो बेनिफिट के लिए दी जा रही है ये वाइफ्स को और उसके हायर्स को। ठीक है, पहला फर्स्ट क्लॉज क्या बोलता है, वेयर एनी डॉरी इज रिसीव, बोले यदि डॉरी क्या की जा रही है, रिसीव की जा रही है एनी पर्सन अदर देन अ वुमेन इन द कनेक्शन इन दोज मैरिज, बोले ऐसे पर्सन के द्वारा रिसीव कर ली जा रही है जो कि उसके कनेक्शन में है, जैसे रिलेटिव्स में है, जो कि मैरिज के रिलेटिव्स में है या तो उसके रिश्तेदार हो गए या कोई भी पर्सन हो गया, दैट पर्सन उसको बोले डॉरी जो है वो ट्रांसफर करनी पड़ेगी वुमेन को इफ द डॉरी इज रिसीव्ड बिफोर द मैरिज। यदि डॉरी उसने रिसीव करी है, मतलब अपने पास रिसीव कर ली है बिफोर द मैरिज, तो उसको उसके मैरिज के 3 मंथ के बाद उस डॉरी को उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब उस लड़की को जिसे दी गई है, जैसे किसी लड़की की शादी हुई है और उसकी डॉरी जो है वो रिसीव कर ली है किसी और पर्सन ने, ठीक है, तो उसको वो डॉरी लौटानी पड़ेगी, ट्रांसफर करनी पड़ेगी आफ्टर 3 मंथ ऑफ मैरिज। ठीक है, अब सेकंड में क्या बोला है, इफ द डॉरी वॉज रिसीव एट द टाइम ऑफ और आफ्टर द मैरिज विद इन 3 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ रिसिप्ट, बोला है बोला इफ डॉरी ये रिसीव की है एट द टाइम ऑफ और आफ्टर द मैरिज, चाहे वो एट द टाइम के जो एट द टाइम ऑफ मैरिज रिसीव करी है या आफ्टर द मैरिज करी है, ठीक है, उसको विद इन द मंथ जो है विद इन 3 मंथ जो है उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी और द डेट ऑफ रिसिप्ट के साथ, उसको रिसिप्ट के साथ। ठीक है, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी उसको जो डॉरी है उसको उसने रिसीव करी है उसको
3 मंथ के अंदर क्या करनी पड़ेगी, उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, और रिसिप्ट के साथ उसने रिसिप्ट रखी होनी चाहिए कि उस टाइम उसको क्या क्या प्रॉपर्टी जो वो दी गई होगी। ठीक है, अब से जो उसका थर्ड बोलता है सी क्लॉज, जिसमें बोला है इफ द डॉरी वॉज रिसीव्ड व्हेन द वुमेन वॉज अ माइनर। बोला है यदि डॉरी रिसीव की है जब वुमेन जो थी वो माइनर थी, तो विद इन 3 मंथ शी हैज अटेन एज ऑफ 18 ईयर्स। तो विद इन 3 मंथ क्या करने पड़े, जब वो अपनी एज ऑफ मेजोरिटी जो 18 ईयर एज है उसको अटेन कर लेती है, एंड पेंडिंग सच ट्रांसफर शेल होल्ड द ट्रस्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ अ वुमेन। ठीक है, तो उसको एज अ ट्रस्टी बोला अपने पास रखनी होगी, लेकिन जैसे ही वो अटेनमेंट कर ले, मतलब अब उसकी एज जो है 18 ईयर जो है कंप्लीट हो जाती है, तो उसको वो डॉरी जो है ट्रांसफर करनी पड़ेगी। यही है हमारा सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 में। अब बात करते हैं सब क्लॉज 2 की। इफ एनी पर्सन फेल टू ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी एज रिक्वायर्ड सबसेक्शन 1। बोले यदि ऐसा कोई पर्सन जो फेल हो जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करने के लिए, जो सबसेक्शन 1 में, जैसे ये बात इस सबसेक्शन 1 में बोला है, यदि किसी पर्सन ने डॉरी रिसीव कर ली है तो किन किन केसेस में यदि डॉरी रिसीव की है बिफोर मैरिज, तो उसको 3 मंथ आफ्टर मैरिज जो है उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। दूसरी बात बोली है यदि डॉरी जो है रिसीव की है एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड आफ्टर द मैरिज, देन 3 मंथ जो है उस 3 मंथ के बाद उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, और विद इन रिसिप्ट के साथ जो है वो ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ये केसेस बताए गए हैं सब क्लॉज 1 में। बोला है सब क्लॉज 2 में ये बात की है इफ एनी पर्सन जो है वो फेल हो जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, जो कि सब क्लॉज 1 में दिए गए हैं, विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड, जो भी ये टाइम लिमिट स्पेसिफाइड की है, जैसे इसमें 3 मंथ बोला है, आफ्टर द 3 मंथ, विद इन द 3 मंथ ये टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब की है। बोला है यदि टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग बोला वो ट्रांसफर नहीं करता, फेल हो जाता, देयरफॉर और रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन 3 ही शैल बी पनिशेबल। तो वो पनिशेबल होगा फॉर द टर्म विच शैल बी नॉट लेस देन 6 मंथ, बट एक्सटेंड कर सकता है 2 ईयर तक। ठीक है, बोले ये बात की गई है इसमें। बोले यदि सब क्लॉज 1 में जो प्रोविजन दिए हैं जो मैंने ये आपको बताया, बोले ये इसमें क्या करता है, वो कोई पर्सन है इन केसेस में फेल हो जाता है ट्रांसफर करने के लिए, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, कम से कम 6 महीने और मतलब 6 मंथ से लेकर 2 ईयर तक वो इसको पनिशमेंट मिलेगी, और साथ ही साथ फाइन मिलेगा, फाइन भरना पड़ेगा उसको 5,000 रुपीज, और एक्सटेंड करता है 10,000 रुपीज तक, या दोनों ही। ठीक है, अब 3 क्लॉज में क्या बोला है, वेयर द वुमेन इज एंटाइटल टू एनी प्रॉपर्टी। बोला जब बोले जहां वुमेन इज एंटाइटल है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए जो सबसेक्शन 1 में दी गई है, जैसे ये मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से, आप इसको पहले अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आगे वाले प्रोविजन को समझना। ठीक है, बोला है वेयर, यहाँ पर क्या कहता है, यदि वुमेन जो है वो इंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए जो सबसेक्शन 1 में दी है, यदि वो डाइज हो जाती है मतलब मर जाती है, उससे पहले ही उसकी डेथ होगी, बिफोर रिसीव करने से पहले, तो उसके हायर्स जो होंगे वुमेन के वो इंटाइटल होंगे उसको क्लेम करने के लिए फॉर द पर्सन होल्डिंग द टाइम बिंग, उससे लेने के लिए। मतलब यदि इन केसेस में उसने प्रॉपर्टी दी नहीं और उस एज ऑफ मेजॉरिटी के बाद या आफ्टर 3 मंथ, मतलब मैरिज के 3 मंथ के बाद उसने प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करनी थी, मतलब जो डॉरी थी वो ट्रांसफर करनी थी, बट उससे पहले उसकी डेथ हुई, तो उस जो वुमेन के हायर होंगे वो इंटाइटल होंगे उसको क्लेम करने के लिए और उस जो डॉरी की प्रॉपर्टी है उसको लेने के लिए। ठीक है, बोले यदि शी हैज नो चाइल्ड बी ट्रांसफर हर पेरेंट्स, यदि उसका कोई बच्चा नहीं है मतलब तो उसकी प्रॉपर्टी जो होगी, जो डॉरी की प्रॉपर्टी होगी, तो उसको पेरेंट्स को ट्रांसफर हो जाएगी। और शी हैज अ चिल्ड्रन, यदि उसका कोई बच्चा है, बी ट्रांसफर टू सच चिल्ड्रन और पेंडिंग सच ट्रांसफर बी हेल्ड इन अ ट्रस्ट ऑफ सच चिल्ड्रन, तो बोले उस बच्चे को दे दी जाएगी। और यदि जो बच्चा जैसे ट्रांसफर कर सकता है सच चिल्ड्रन एज अ, मतलब उसका जो ट्रस्टी होगा उस बच्चे का, तो उसके पास जो है वो डॉरी की प्रॉपर्टी जो है वो रखी जाएगी। ठीक है, या ट्रांसफर कर सकता है हेल्ड टू द ट्रस्ट ऑफ सच पर्सन, एक बच्चे के ट्रस्ट के रूप में उस प्रॉपर्टी को रख सकते हैं। जो सेक्शन
जो सब क्लॉज 3A है वो बात करता है वेयर अ पर्सन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन सब सेक्शन 2, यदि पर्सन कन्विक्ट हो गया, ये सब सेक्शन 2 बताया गया ना, इसमें जो नॉट लेस देन 6 मंथ की उसको सजा मिलेगी और बच में एक्सटेंड टू 2 years बताया गया, बोले इसमें कन्विक्ट हो गया और फेल्यूर फॉर अ फेल्यूर ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, इन द सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3, then not before the conviction under the subsection transfer such property women entitled to their as the case may be her hire or parents or children, the court shall be addition to awarding punishment under the subsection। बोला है यदि जैसे इन केस जो ये सब क्लॉज 1 में जो प्रोविजन दिए गए थे इसमें उसी पर्सन को कन्विक्शन होगी, मतलब वो उसमें उसको पनिशमेंट मिलेगी, और यदि वो फिर भी ट्रांसफर नहीं करता है, यदि सब क्लॉज जैसे 3 और 3A बताया गया है उसमें बोला 3 में जैसे सब क्लॉज 3 में बोला गया है कि उसके बाद यदि वो उसकी डेथ हो गई और उसका यदि कोई बच्चा है तो वो उसको ट्रांसफर करेगा, नहीं है तो उसके पेरेंट्स को मिलेगी वो डॉरी। बोला है यदि फिर भी जो है वो उसको ट्रांसफर नहीं करेगा, यदि फिर भी वो फेल हो जाता है उसको ट्रांसफर करने के लिए, तो कोर्ट क्या करेगा, एडिशन कर सकता है उसमें, उसकी पनिशमेंट जो उसको पहले दी गई है उसमें एडिशन कर सकता है इन सब क्लॉज, ठीक है, सब सेक्शन से, ठीक है। डायरेक्ट बाय ऑर्डर ऑफ अवर राइटिंग, बोले डायरेक्टली by order of writing that such person shall transfer the property to such woman as the case may be her higher parents or children within such period as may be specified in order, ठीक है। If such person fails to comply with the directions within the period specified, as amount equal to the value of property may be recovered, ठीक है। ये बात की गई थी इन सेक्शंस में। सेक्शन 6 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 में क्या दिया है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, जिसमें बोला नथिंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 नो कोर्ट इन्फीरियर टू द, बोला है कि इन ऐसे मैटर की जब हमारा डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट मतलब डॉरी से रिलेटेड कोई ऐसे मामला सामने आता है, ऐसा केस आता है, तो बोला है जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं उनसे जो बिलो, जैसे हमारा चीफ जो हमारा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो सेकंड जैसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होंगे, वो ऐसे केसेस को डील नहीं करेंगे। ऐसे केसेस से डील करने की पावर ओनली मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ही है, ठीक है। और बोला है द कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इट्स ओन नॉलेज, कैसे ले सकता है उसकी कॉग्निजेंस, यदि कोर्ट के पास उसको मतलब एक जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैं उनको खुद से नॉलेज हो या पुलिस के द्वारा रिपोर्ट की जाए ऑफ द फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस, और या तो कंप्लेन की गई हो किसी पर्सन के द्वारा aggrieved by the offense or parents or other relatives of that person of such person, ठीक है। तो कॉग्निजेंस ले सकता है हमारे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन रिकॉग्नाइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन मीन द सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज इन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। अब सेक्शन 8 की बात करते हैं। ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल फॉर द सर्टन पर्पज एंड बेलेबल और नॉट कंपाउंडेबल, बोला है जो ऑफेंसेस टू बी द कॉग्निजेबल, बोले हमेशा ही ऐसे ऑफेंसेस जो होते हैं जैसे डॉरी से रिलेटेड हो गया तो वो होते हैं नॉन बेलेबल होंगे और नॉन कंपाउंडेबल होंगे, ठीक है। टू बी बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल होंगे, ठीक है। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शेल अप्लाई करता है ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बोले हैं किस लिए नॉन कंपाउंडेबल होंगे और टू बी द बेलेबल, बोले फॉर द पर्पज होंगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और सच ऑफिसर के द्वारा या फॉर द पर्पज ऑफ द मैटर अदर देन
the matter in subsection the matter referred to the section 42 of the code and the arrest of a person without a warrant, और उस पर्सन को अरेस्ट भी किया जा सकता है विदाउट वारंट, ठीक है, और विदाउट एन ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, ये बात बोली है इंपॉर्टेंट। और बोला एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट जो है नॉन बेलेबल होंगे और नॉन कंपाउंडेबल होंगे, जो कि मैंने पहले बताया। अब सेक्शन 8 ए में क्या दिया है, बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टन केसेस। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा, तो जिस पर्सन पर एलिगेशन लगाया गया है, मतलब वेर एनी पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर टेकिंग, या किसी ने मतलब डॉरी ली है, दी है, मतलब जिस पर भी एलिगेशन लगाया गया होगा उस पर जो होगा बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, ठीक है। जैसे सेक्शन 3 ऑन द डिमांडिंग ऑफ अ डॉरी, और सेक्शन 4 अंडर सेक्शन 4 द बर्डन ऑफ प्रूफिंग दैट ही हैड नॉट कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दोज शैल बी, मतलब यदि डिमांडिंग ऑफ डॉरी की जा रही है तो जिसने डिमांड किया है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। यदि एडवर्टाइजमेंट की बात की है, जिसने एडवर्टाइजमेंट दी है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, जिस पर एलिगेशन लगाया गया उस पर जो है वो बर्डन होगा, ठीक है। अब सेक्शन 8 बी क्या बोलता है, डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। तो डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर कौन होगा, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, जो है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एज मैनी डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर एज थिंक फिट एंड स्पेसिफाइड द एरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच दे शैल एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ पावर ऑफ द कोर्ट। और एवरी डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर एक्सरसाइज एंड परफॉर्म करता है कुछ पावर एंड फंक्शन टू सी द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और कंपेल, मतलब उसको देखना होता है कि इस एक्ट में जो प्रोविजन दिए गए हैं ऐसा कोई एक्ट ना हो, और प्रिवेंट करना फॉर एज अ पॉसिबल टेकिंग अबेटिंग और टेकिंग ऑफ द डिमांडिंग ऑफ डॉरी, इसको प्रिवेंट करना, और कलेक्ट करना सच एविडेंस जो कि नेसेसरी है प्रोसिक्यूशन ऑफ द पर्सन कमिटिंग ऑफ एन ऑफेंस, मतलब उस पर्सन को जिसने ऐसा कोई ऑफेंस किया उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए जो एविडेंस जो है वो नेसेसरी है उनको कलेक्ट करना, ठीक है, यही दिया है। और टू परफॉर्म करना एडिशनल फंक्शन एज असाइन टू हिम बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और कुछ ऐसे फंक्शन परफॉर्म करना जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको दिए जाएं, ठीक है। The state government may by notification in the official gazette confer such power of the police officer as may be specified in the notification, and the dowry prohibition officer who shall exercise the power subject to the such limitation and condition may be specified the rule। यही दिया है इसमें, जिसमें यही बोला है द स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, मे फॉर द पर्पज ऑफ एडवाइसिंग और असिस्टिंग द डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर इन द efficient performance of their function and under this act appoint a advisory board। बोला जो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर से एडवाइस ले सकती है, एडवाइजरी जो बोर्ड बना सकती है कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, जिसमें क्या होगा नॉट मोर देन 5 सोशल वेलफेयर वर्कर होने चाहिए। बोले यदि वो एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे मतलब बनाएंगे तो उसमें क्या होना चाहिए 5 मेंबर से ज़्यादा जो है वो पर्सन होने चाहिए, नॉट मोर देन, बोले 5 मेंबर से बोले ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और सोशल वेलफेयर वर्कर्स होने चाहिए, और विदाउट और एटलीस्ट 2 मेंबर जो है वो शैल भी होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 5 मेंबर होंगे, 5 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे, और जिसमें से भी 2 क्या होनी चाहिए, लेडीज होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। और सेक्शन 9 बात करता है मे पावर टू मेक रूल। सेक्शन 9 में बात की है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल बनाने की, मे बाय द ऑफिशियल गजट में मतलब रूल बना सकती हैं, जैसे कि जो भी उस एरिया के लिए जो वेलफेयर हो या मतलब कुछ भी, तो फॉर्म एंड द मैनर इन विच द पर्सन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लेना। सेक्शन 9 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है रूल बनाने के लिए, और जो सेक्शन 10 है उसमें पावर दी है स्टेट गवर्नमेंट को रूल बनाने की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डॉरी प्रोहिबिशन मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट, जो मैंने पहले बताई थी आपको एक सेक्शन में कि दोनों पार्टी जैसे ब्राइड और ब्राइड रूम की दोनों फैमिलीज हैं उनको लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है कि किस रिलेटिव ने क्या दिया क्या नहीं दिया, उसकी लिस्ट यहाँ लिस्ट दी गई है। बोले शैल बी प्रिपेयर की जाएगी एट द टाइम ऑफ अ मैरिज,
सून एज अ पॉसिबल आफ्टर द मैरिज। बोले लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है, चाहे तो एट द टाइम ऑफ मैरिज हो या सून एज अ पॉसिबल ऑफ द मैरिज हो, ठीक है। एंड शेल बी राइटिंग में होना चाहिए अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच प्रेजेंट, जो भी गिफ्ट एंड जो भी वैल्यूएबल गुड्स दी जा रही है उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी, उसको राइटिंग में होनी चाहिए। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ प्रेजेंट, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो हर एक प्रेजेंट की लिखनी पड़ेगी जो भी उसको दिया जा रहा है। द नेम ऑफ द पर्सन हु गिवन, और साथ में साथ ही नाम लिखना पड़ेगा कि ये हमारे इस रिलेटिव ने दिया, इनका क्या नाम है, सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड वेयर द पर्सन गिविंग एंड प्रेजेंट इज रिलेटेड टू द ब्राइड, बोले वेयर बोले जो, और ये जो प्रेजेंट दिया है वो कहाँ दिया है, वेयर, मतलब सब कुछ लिखना पड़ेगा उसके बारे में, ठीक है। और ब्राइड और ब्राइडग्रूम की रिलेशनशिप जो है वो कौन से रिलेटिव हैं और उनकी सब कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी। बोला शेल बी साइन बाय बोथ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, और इस लिस्ट पर क्या किया जाना चाहिए, दोनों के साइन, ब्राइड के भी और ब्राइडग्रूम के भी दोनों के साइन होनी चाहिए, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में दिया है वेयर द ब्राइड इज अनेबल, यदि ब्राइड जो है वो अनेबल है साइन करने के लिए, उसके बाद शी में एफिक्स द थंब इम्प्रेशन एंड of her signature, and after having the list read out and to her or obtaining the signature on the list, ठीक है, और पर्टिकुलर प्रिंटिंग। और एक्सप्लेनेशन 2 में बोला है यदि ब्राइड ग्रूम है जो है वो अनेबल है साइन करने के लिए, उसके भी थंब इम्प्रेशन जो है वो लिए जाएंगे, ठीक है, लिए जाए होने चाहिए उस लिस्ट में, ठीक है। और ब्राइड ग्रूम में भी he or she is so desire or obtain either both of the list refer to the sub rule 1, ठीक है। और सिग्नेचर होने चाहिए एनी रिलेशन ऑफ द ब्राइड ग्रूम, जिसके भी द्वारा जो प्रेजेंट दिया जा रहा है उसके बारे में उनके सिग्नेचर होने चाहिए कि किस किस रिलेटिव ने ये जो है वो दिया है। ये हमारा हो गया डोरी प्रोहिबिशन एक्ट कंप्लीट। बहुत अच्छे से और ब्रीफ से मैंने समझाया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रेस करना बेल आइकन को। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मेरा लॉ लर्निंग स्कूल जो चैनल है उसमें मैंने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसकी अलग से जो है प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें भी जो है वीडियो अपलोड की है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के MCQs हैं और जो आर्टिकल हैं उनके बारे में और सेक्शन वाइज करवाया है मैंने। IPC को 32 वीडियो जो है वो कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। और जो MCQs ऑफ इंडियन पेनल कोड है, MCQs ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। यदि आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप इन वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।